हेलो एवरीवन। हम जो पटवारी के आंसर्स क्विज का इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट किया करिए। कोई टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश के या जो भी आपके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो उसको प्लीज़ आप कमेंट करें तो मैं और क्लैरिफाई करने का कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे हेजिटेट की स्पेलिंग गलत दी हुई है। हेजिटेट की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, HA नहीं होता, HE होता है। हेजिटेट, दिस वन इज द राइट वन। इन्होंने ए दिया हुआ है इसलिए ये गलत है। हेजिटेट मतलब पता ही आपको, संकोच में रहना। हेजिटी हम वर्ड यूज कर चुके हैं, पहले वाले पेपर में सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज जल्दबाजी में करना। और हैजी मतलब होता है धुंधला, कोई चीज धुंधला दिख रहा है हमको, वो चीज होता है हैजी। और हैजार्ड मतलब होता है डेंजरस, कोई चीज डेंजर है, किसी चीज का डेंजरस है कोई चीज, उसको बोलते हैं हैजार्ड या हैजार्ड डियस का सिनोनिम है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव। चेक करना है हमें किसमें दिया है, सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखते हैं। यू मस्ट इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है कि तुमको एनालिटिकल स्किल्स को अपने अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो किसी को करना है, किसी के द्वारा किया गया, ये हमें इसको चेंज करना है। मतलब ये एक्टिव में दिया है हमें, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले वर्ब को पकड़िए। सबसे पहले हमें वर्ब पे फोकस करना है, वर्ब किस फॉर्म में दी है। फिर हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस को हम उसी टेंस में रखेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन वो गिवन है, एक्टिव। देखिए यू मस्ट, मस्ट दिया हुआ है, माइट ने वो मस्ट दिया हुआ है, मतलब मॉडल वर्ब दी हुई है। इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जा रहा है, तो इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म हम वर्ब का यूज करेंगे, बाकी सब सेंटेंस सेम रखेंगे। तो देखिए यू मस्ट हैव लगा दिया इन्होंने, तो हमें इसको परफेक्ट में नहीं ले जाना, जिस टेंस में दिया उसी में जाएगा। योर एनालिटिकल स्किल्स मस्ट बी improved to score good marks in the competitive exam. This one is the right one. Scoring good marks in the competitive exam must should be, should तो हम एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी यूज नहीं करेंगे। इम्प्रूव बाय योर एनालिटिकल स्किल्स, यहाँ पे तो देखिए पूरा वर्ड्स को ही यहाँ से वह अरेंज सिस्टमेटिक नहीं किया, तो ये तो होना ही नहीं है। योर एनालिटिकल स्किल्स आर टू बी, यहाँ पे आर टू बी कर दिया। यहाँ पे आर टू बी नहीं आएगा क्योंकि मस्ट दिया है, तो हम जो वर्ब दी है हमें उसके हिसाब से ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर टू बी नहीं प्लेस कर सकते, तो ये वाला भी गलत है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि ये वाला सही है, मस्ट बी इम्प्रूव इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, फ्लैग द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू वॉक द टाइट रोप। टू वॉक द टाइट रोप मतलब होता है टू बी वेरी कॉशियस, मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत सतर्क रहना। कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम सतर्कता से चीज़ें, प्रिकॉशियस होके चीज़ें डिसीजन या आगे बढ़ रहे हैं। तो टू वॉक द टाइट रोप मतलब धीरे धीरे सतर्कता के साथ आगे बढ़ना या कोई चीज़ में डिसीजन लेना। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस। हमको इनको अरेंज करना है सिस्टमैटिक मीनिंगफुल पैराग्राफ में। देखते हैं। द वेट्रेस, अब देखिए द मैंने बताया है, द हम तब यूज करते हैं जब हम पहले एक बार उस पर्सन की या उस चीज की बात कर चुके होते हैं, तो हम इसको फर्स्ट सेंटेंस नहीं ले सकते। इन द लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग, तो यहाँ से कुछ हमें समझ में आ रहा है कि इवनिंग के जो दूसरा पार्ट था, मतलब शाम का टाइम था। डिस्पाइट हर, अब यहाँ पे के बावजूद, किस चीज के बावजूद हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये वाला सेंटेंस हम फर्स्ट लेंगे। इन द लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग अ लेडी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल डिंगी कैफे। तो मतलब शाम के दूसरे पहर में, मतलब बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, वो वाला बात हो रही है यहाँ पे। और डार्क, डिंगी मतलब होता है डार्क, है ना, अंधेरा होना उस टाइप से। तो एक छोटे से स्मॉल स्टॉप्ड एट अ स्मॉल डिंगी कैफे, लेडी स्टॉप्ड, है ना। तो शाम के दूसरे पहर में मतलब बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी। लेडी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल, एक छोटे कैफे में वो आई। तो वहाँ की जो वेट्रेस थी, तो वहाँ पे वेटर होगा, द वेट्रेस वो सर्व द लेडी वॉज प्रेग्नेंट एंड टायर्ड।
जो वहाँ वेटर थी उसने उसको सर्व किया, वो कैसी थी, प्रेग्नेंट थी और थकी हुई थी। उसके बावजूद, डिस्पाइट हर, उसके बावजूद भी, डिस्पाइट हर अपरेंट एग्जॉशन, वो थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। द वेट्रेस वॉज स्वीट एंड फ्रेंडली, फिर भी वो बहुत स्वीट और फ्रेंडली थी, उसने अच्छे से उसको ट्रीट किया। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। तो कर्टेन मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, घटाना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, घटाना, ये होता है कर्टेन। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एनलार्ज। एनलार्ज मतलब होता है बढ़ाना, उसको बढ़ाना। तो दिस वन इज द राइट वन। डिक्रीज मतलब भी कम होता है, रिड्यूस मतलब भी कम होता है, लेसन मतलब भी कम होता है। नेक्स्ट है इन द बिलो क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है मतलब वो डायरेक्ट में दिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। देयर इज नथिंग एट ऑल टू बी डन नाउ सेड द मैन। तो इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। द मैन सेड दैट देयर इज है, तो हमेशा इसमें पास्ट में जाता है, इसका वॉज हो जाएगा, वॉज नथिंग एट ऑल टू बी डन, और नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। तो ये करेक्ट है। बाकी क्यों नहीं होंगे, द मैन सेड दैट देयर हैड बीन कर दिया, इन्होंने पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट में दिया इज दिया है तो हम इसका पास्ट बनाएंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट। द मैन सेड दैट देयर वाज नथिंग एट ऑल टू बी डन, यहाँ पे नाउ को इन्होंने चेंज नहीं किया, इसलिए ये नहीं होगा। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है या आपने ध्यान नहीं दिया प्रॉपरली, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो आप हो सकता है ये वाला चूज करके आ जाए एग्जाम में और आपका गलत हो जाए। तो हमें ये याद रखनी है कि किसका क्या चेंज होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से और मेमोराइज करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाती है। द मैन सेड दैट देयर इज नथिंग, यहाँ पे इज को चेंज नहीं किया है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखा है, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। इसमें भी मीनिंगफुल पैराग्राफ हमें बनाना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें ए और डी दिए हुए हैं, तो हम ए और डी को ही कंसिडर करेंगे। पहले पहले डी को पढ़ते हैं। बिशप स्टैम्प्ड हिज फीट टू वार्म दैम बट सून फेल्ट शार्प पेन दैन नम्बनेस। अब कहाँ पे था, क्यों ऐसा किया, उसमें समझ नहीं आ रहा है। ये देखते हैं, अब पोलर रिसर्चर, एक कौन था, एक रिसर्चर था पोलर का, है ना, जो पोलर रीजन में जहाँ बर्फ बहुत रहती है। टर्न्ड नेशनल जियोग्राफिकल फोटोग्राफर, जो कैसा बना, एक फोटोग्राफर बना। बिशप वॉज ऑन द फर्स्ट यूएस एक्सपीडिशन टू सबमिट एवरेस्ट। तो एक्सपीडिशन मतलब होता है एक अभियान पे था वो, ऑन द फर्स्ट उसका वो था, यूएस अभियान था, काय के लिए, सबमिट था उसका एवरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक बात हो रही है कि एक पोलर रिसर्चर था, कहाँ का था, कैसा था, वो बात हो रही है। तो यहाँ से हमें इंट्रो मिल गया, इसके बाद वहाँ पे गया था वो, ठीक है। एट 3:30 PM ऑन May 22, 1963 ही एंड हिज क्लाइंबिंग पार्टनर, उसका जो पार्टनर था, रीच द टॉप, पहुंच गए ऊपर वो। ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड एंड वेप्ट, वो ऊपर पहुंच गए थे और वहाँ पे ग्राउंड के वहाँ पे पहुंचे और वेप्ट मतलब रोने लगे। इसके बाद फिर होता है ऑन द डिसेंट दे कुडंट फाइंड देयर कैंप। स्टार्टिंग में उन्हें कैंप नहीं मिला अपना, और बिशप स्टैम्प्ड हिज फीट टू वार्म दैम बट सून फेल्ट शार्प पेन दैन नम्बनेस। फिर बाद में उसको उसके पैर में कैसा फील होने लगा, शार्प पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, और नम्बनेस मतलब होता है सुन्नपन फील होने लगा। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम जो ब्रैकेट में दिया है, हमें उसका सही मीनिंग चूज करना है। देयर इज समथिंग एक्साइटमेंट ऑन द होरिजन बट आई कांट टेल यू अबाउट इट। यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट है, बट मैं तुमको बताऊंगा नहीं अभी इसके बारे में। तो ऑन द होरिजन मतलब होता है कोई चीज़ अभी शीघ्र होने वाली है, जो भी होने वाला है, ऑन द होरिजन मतलब अभी होने वाला है जस्ट। तो सून टू हैपन, ये इसका सही मीनिंग है। इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, मतलब डायरेक्ट में दिया है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। इफ यू आर सो श्योर व्हाई डोंट यू आस्क हर, सजेस्टेड प्रिस्सिला। तो देखिए प्रिस्सिला सजेस्टेड दैट इफ, ये बात सब्जेक्ट आएगा, आई, यहाँ पे देखिए यू आर है, मतलब आर है, मतलब प्रेजेंट में दी है वर्ब, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में जाएगा। तो इफ आई वॉज सो श्योर वाई, यहाँ पे डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट।
आई डिडंट आस्क हर, दिस वन इज द राइट वन। बाकी देख लेते हैं। प्रिस्किला सजेस्ट दैट इफ आई एम नहीं आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगी वर्ब। प्रिस्किला सजेस्टेड दैट इफ आई वाज सो श्योर आई शुड इन्होंने अननेसेसरी यूज किया है। एक्स्ट्रा वर्ड ना एक्टिव में यूज करना है हमें, और ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नेशंस में भी नहीं करना है। जो दिया है बस टेंस का हमें ध्यान रखना है, कैसा टेंस कन्वर्ट होता है वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्रिस्किला सजेस्टेड दैट इफ आई वाज सो श्योर व्हाई हैडंट, यहाँ पे देखिए हैडंट डाल दिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें डू नॉट दिया है, डू नॉट का डिड नॉट होगा, प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा पर्सन जो दुनिया के आनंद, जो भी प्लेजरेबल चीज़ है जिससे हमें आनंद सुख प्राप्त होता है उसमें इंटरेस्टेड ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एशियाटिक। एशियाटिक मतलब होता है सन्यासी, तपस्वी, और कहना चाहिए योगी, है ना। आप सन्यासी ले सकते हो, सन्यासी ऐसा इंसान जो उस त्याग दिया उसने वो सब चीज़ों को। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब होता है धर्म को त्यागने वाला, स्वधर्म त्यागी वो होता है। एबटायर मतलब होता है कसाई खाना, कसाई खाना। और एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, जो आपका अपोजिट में है वो होता है एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो पीडियाट्रिशियन, ये दिस वन इज द राइट वन। जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। इन द बिलो क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन डायरेक्ट गिवन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखना हमें डायरेक्ट में दिया है इनडायरेक्ट में दिया है। आई ऑब्लाइज टू यू अंकल सैड हर्बर्ट इफ यू थिंक सो, इन्वर्टेड कॉमास में मतलब डायरेक्ट में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो देखिए हर्बर्ट टोल्ड, सैड है तो टोल्ड हो जाएगा, हिज अंकल दैट, आई एम ऑब्लाइज टू का क्या हो जाएगा? ही वॉज। आई एम है, एम प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में क्या जाएगा? ही के साथ वॉज, ऑब्लाइज टू हिम इफ ही थॉट, इफ यू थिंक का क्या हो गया? थॉट सो, तो दिस वन इज द राइट वन। बाकी क्यों नहीं होंगे? हर्बर्ट टोल्ड हिज अंकल दैट ही इज, यहाँ पे चेंज नहीं किया इन्होंने तो ये नहीं होगा। हर्बर्ट टोल्ड हिज अंकल दैट ही विल, फ्यूचर में कर दिया, ये नहीं होगा। हर्बर्ट टोल्ड अंकल दैट ही वॉज obliged to him if he had, देखिए यहाँ पे इन्होंने he had कर दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। यहाँ पे फुल अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेज पैकेटेड इन द सेंटेंस, हमें इसको देखना है इसका मीनिंग क्या होगा। आई डोंट थिंक द असाइनमेंट विल टेक मच टाइम, मुझे नहीं लगता कि असाइनमेंट ज़्यादा टाइम लेगा। इट इज़ अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक मतलब होता है बहुत आसान, जो हम इजीली कर सकें, तो इजी और सिंपल है। तो आई डोंट थिंक द असाइनमेंट विल टेक मच टाइम, इट इज़ अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत ईजी है, सिंपल, इसको हम जल्दी से कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अ पीस ऑफ केक मतलब कोई चीज़ टफ है तो हमको बोल सकते हैं कि यार इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब इतना ईजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, मेरे लिए नहीं है ईजी। कोई चीज़ होती है हम नहीं, किसी के लिए ईजी होता है किसी के लिए नहीं होता, तो जैसे आप किसी को मैथ्स बनती किसी को नहीं बनती, किसी को इंग्लिश बनती किसी को नहीं बनती, तो आप कह सकते हो इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। Select the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence. देखते हैं, the 13th amendment to the nation's constitution that outlawed a practice was ratified in December 1865। देखिए यहाँ पे सारी पास्ट की बात हो रही है। outlawed मतलब होता है अवैध घोषित करना, अवैध घोषित करना, तो किसी भी चीज़ को इलीगल घोषित करना वो होता है outlawed। रेटिफाइड मतलब होता है पुष्टि करना, मंजूरी करना, ये है ना, उसकी मंजूरी करना या पुष्टि करना इन अ लीगल ऑफिशियल वे। तो देखिए 13 अमेंडमेंट था जो टू द नेशन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाउड अ प्रैक्टिस वाज रेटिफाइड इन दिसंबर 1865। देखिए तो ये पास्ट की बात हो रही है सारी, तो यहाँ पे जो कौन सा आउटलॉड था, विच आउटलॉडेड द प्रैक्टिस, जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस थी वो उसको किया गया रेटिफाइड, तो यहाँ पे मंजूर किया गया।
तो है ना, इसलिए ये वाला सेंटेंस, ये वाला इसका सही करेक्शन होगा। विच आउटलॉस तो होगा नहीं, पास्ट की बात हो रही तो आउटलॉड आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन आएगा नहीं, दैट आउटलॉ आएगा नहीं। Like the meaning of the given idiom, a wild goose chase। a wild goose chase मतलब होता है यूजलेस सर्च, कोई ऐसी चीज का ढूंढना, सर्च करना जिसमें बस आपका टाइम वेस्ट होना है, कुछ नहीं मिलना जाना, उसका कोई यूज नहीं है, कोई आपके लिए कुछ आगे काम नहीं आने वाला, आप जबरदस्ती उस चीज का सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पता कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कोई ऐसी चीज जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, है ना, वो चीज उसमें आ जाएगा वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसी किसी चीज का सर्च करना, तो वो होता है अ वाइल्ड वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट है लाइक द इन द below question of sentence is given with the one part bracketed, select the option that provides the correct replacement for the bracketed part। please let him off easy as this news will be extremely disappointing for him। extremely disappointing मतलब बहुत ज्यादा उसको डिसअपॉइंट कर देगी, है ना, हतोत्साहित कर देगी। तो प्लीज लेट हिम, तो हम उसको कैसे बताएंगे वो न्यूज़ को, ऐसे बताओ कि उसको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से इजी वे में बताओ ताकि उतना उसको बुरा फील ना हो। तो क्या होगा, प्लीज लेट हिम डाउन ईजी होगा। तो डाउन ईजी मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत जेंटली, धीरे से, अच्छे से बोलना ताकि उसको उतना बुरा ना लगे, वो उस चीज़ को सहन कर पाए, और ये उस वे में डाउन ईजी आएगा। ऑफ इजी मतलब तो होता है किसी पनिशमेंट से आप भाग जाना, कोई पनिशमेंट है आपके लिए किसी एक्टिविटी के लिए जो इलीगल थी, उससे भागना, उससे एस्केप करना, भागना, उसको बोलते हैं ऑफ इजी। डाउन इजीली होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव। देखते हैं द स्टबर्न असिस्टेंट कुड नॉट एक्सेप्ट हिज सीनियर्स प्रपोजल। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे पहले पेपर में सॉल्व किया, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब। द स्टबर्न असिस्टेंट कुड नॉट एक्सेप्ट हिज सीनियर्स प्रपोजल, तो यहाँ पे इसका पैसिव बनाना है हमें, कैसे बनेगा, हिज सीनियर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, कुड है पास्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, कुड नॉट बी आएगा बी के साथ थर्ड फॉर्म, एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म बाय द स्टबर्न असिस्टेंट, सही है। शुड नॉट तो आएगा नहीं, कुड नॉट हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि हमें प्रेजेंट में दिया है कुड नॉट का, तो वैसे ही आएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। हिज सीनियर्स प्रपोजल कुड नॉट बी टू एक्सेप्ट नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो ये नहीं। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically and contextually correct। I was annoyed to discover that I would left my bag dash। मतलब मैं परेशान हो गया था ये फाइंड करने के लिए कि मेरा अपना बैग कहाँ छोड़ दिया, वहाँ कहाँ छोड़ा, इसमें क्या बता रहे हैं, आफ्टर तो होगा नहीं, बिफोर भी नहीं होगा, ये तो किसी चीज़ के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है, या है ना, तो अगो भी नहीं होगा, बिहाइंड, आई लेफ्ट माई बैग बिहाइंड, पीछे छोड़ आया था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसको हमें चेंज करना है। पीपल गेट माई वर्ड्स रॉन्ग समटाइम्स सैड रीता, तो ये डायरेक्ट में दिया है, इसको हमें इनडायरेक्ट करना है। रीता सैड दैट पीपल, गेट का क्या हो जाएगा पास्ट, गॉट हर वर्ड्स रॉन्ग समटाइम्स, ये सही है, यहाँ पे गेट को चेंज नहीं किया, ये नहीं होगा। रीता सैड दैट पीपल गॉट माई वर्ड्स रॉन्ग समटाइम्स, इसमें क्या चेंज, रीता सैड दैट पीपल गॉट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई नहीं आएगा, हर आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ये नहीं आएगा, हैड गॉट कर दिया, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स PQRS, इसको हमें करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है सीक्वेंस में। ऑप्शन में सारे ही दिए हुए हैं, हम पहले रीड करेंगे। अमंग द प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब होता है रूल्स, इज वन दैट बैन्स डिपॉजिट टेकर्स फ्रॉम प्रमोटिंग, बैन किया गया डिपॉजिट टेकर जो होते हैं फ्रॉम प्रमोटिंग, उसको बैन किया गया है। अब कौन से अमंग द प्रोविजन, कौन से रूल्स के बारे में बात की जा रही है, देखते हैं। इशूइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन एनी अनरेगुलेटेड स्कीम, ये ठीक है, तो ये कौन से प्रोविजन जो हैं किसके लिए, कौन से वाले में बात की जा रही है, इसके लिए बात की जा रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होते हैं कहाँ से, अनरेगुलेटेड स्कीम से रिलेटेड।
द प्रिंसिपल इज दैट, क्या है उसके पीछे, द बिल वुड बैन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर बाय मेकिंग देम एन ऑफेंस एक्स एंड rather than, एक्स एंड rather than, एक्सेंट मतलब होता है बेस्ड ऑन फोरकास्ट, मतलब एक्सेंट मतलब होता है कि जो चीज हुई नहीं है उसका अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव कम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट ओनली कम्स इनटू इफेक्ट एक्सपोज्ड विद कंसिडरेबल टाइम लैग्स। तो ये सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट है, फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस, मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। देखते हैं, देखिए इसमें क्या होगा। She told me that she likes taking a nap dash the afternoon। उसको उसने बताया कि उसको झपकी लेना, नैप मतलब होता है छोटी सी नींद लेना, पसंद है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग के लिए इन यूज किया जाता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। डोंट टीज हिम अबाउट हिज वेट, उसके वेट के लिए उसको टीज मत करें, मतलब परेशान नहीं करें। इट्स अ वेरी डैश फॉर हिम, इट्स वेरी डैश फॉर हिम, क्या होगा उसके लिए, रिग्रेट तो होगा नहीं, पॉइंट भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। क्रूअल, क्रूअल है उसके लिए। क्रूअल मतलब होता है निर्मम, क्रूर टाइप का, मतलब उसको बहुत बुरा लगता है उसके लिए, तो इट्स वेरी क्रूअल फॉर हिम। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अपोजिट वर्ड देखना है हमें हार्मनी का। हार्मनी मतलब होता है कोई चीज सामंजस्य में है, कोई चीज सामंजस्य के साथ चलना, है ना, चाहे हमारी रिलेशन में हो या किसी टीम में हो, कोई चीज सामंजस्य के साथ, यूनिटी के साथ करना, उसको बोलते हैं हार्मनी। इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, कलह, कलह या लड़ाई टाइप का, फूट है, फूट है, इसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। किनशिप का मतलब क्या होता है, समानता। किनशिप मतलब होता है समानता। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं सब। रैपट, रैपट मतलब होता है तालमेल, घनिष्ठता, संबंधों में घनिष्ठता। और एस्केटेसी हम पहले भी शायद ये वर्ड यूज कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगा पेपर में आ चुका है पहले भी। परमानंद, परमानंद तो बोलते हैं एस्केटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस है इज इनटू फोर पार्ट, इसको हमें अरेंज करना है। देखते हैं, सारे ऑप्शंस में दिए हुए। एयर इंडिया हैज अनाउंस्ड अ स्लू ऑफ कॉस्ट कटिंग मेजर्स, कॉस्ट कटिंग जो भी है, कॉस्ट को कम कर रहे हैं, ऐसे मेजर्स स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, किसने, एयर इंडिया ने अनाउंस किए हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, क्यों अनाउंस किए हैं वो देखते हैं। इसका एम क्या, एम्ड एट द क्रू एंड ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग अ कट इन द एंटरटेनमेंट अलाउंस, उनके जो भी क्रू है, मेंबर्स ऑफिशियल्स है, उनके जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसमें कट किया गया है। इसके बाद है, फॉर एग्जीक्यूटिव पायलट्स, जो पायलट्स हैं, रिडक्शन इन द ले ओवर और सब्सिडेंस अलाउंस एंड 10% पेयरिंग। ले ओवर मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, तो इसमें भी उनके जो पायलट्स हैं उनके भी उसमें रिडक्शन किया गया हुआ है। डाउन इन फ्यूल रीइंबर्समेंट फॉर ऑल ऑफिसर्स ऑफ द नेशनल कैरियर। डाउन इन फ्यूल रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, है ना, कंपेंसेशन देना, वो होता है। तो फॉर ऑल द ऑफिसर्स फॉर नेशनल कैरियर, तो दिस वन इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पेपर का, सॉल्व करते हैं इसको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ग्रे सील्स अराउंड द यूके अपीयर टू be well despite the 50% mortality rate of seal pups at national trust location। ग्रे सील्स अराउंड कहाँ पे, द यूके, अपीयर मतलब लगना, टू के साथ हमेशा बी आता है, या तो फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म बी ही है। टू बी कैसी होगी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, 50% मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर क्या है वहाँ पे, 50% है, ऑफ सील पप्स की एट नेशनल ट्रस्ट लोकेशन, उसके बावजूद भी कैसी दिख रही है वो, तो यहाँ पे दिख रही है मतलब कंटिन्यूस में जा रहा है। तो यहाँ पे बी थ्राइव मतलब होता है पलना फूलना, तो ये तो होगा नहीं, नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा नहीं। टू ब्लूम मतलब भी इसका सिनोनिम ही है, पलना फूलना, बढ़ना, वो भी नहीं होगा।
ग्रे सील्स अराउंड द यूके अपीयर टू बी के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आईएनजी आता है, तो क्या होगा, बी डूइंग वेल, अच्छा कर रही हैं वो, कि डिस्पाइट द 50% मृत्यु दर के बाद भी, किसकी, सील पप्स की, नेशनल ट्रस्ट लोकेशन, एट नेशनल ट्रस्ट लोकेशन जो ग्रे सील्स है अराउंड द यूके वो अच्छा कर रही हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडे सेशन, हमने कंप्लीट किए हैं। अच्छे क्वेश्चंस थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, अच्छे वर्ड्स थे, अच्छी ग्रामर्स थी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें प्लीज़ मुझे। और आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और भी प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।